नमस्कार। आज हम एक बार फिर ईपीएस पेंशन के उस महासंग्राम की तहों को खोलने जा रहे हैं जिसने देश के 78 लाख से ज्यादा बुजुर्ग पेंशनरों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया है। यह कोई सामान्य मुद्दा नहीं है। यह एक ऐसी लड़ाई है जहां एक तरफ लाखों बुजुर्गों की उम्मीदें हैं और दूसरी तरफ देश की दो सबसे शक्तिशाली संस्थाओं के बीच चल रहा अभूतपूर्व पावर क्लैश यानी सत्ता का टकराव है। जैसा कि हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में आपको चौहान जी की फाइल के हवाले से बताया था, यह लड़ाई अब सिर्फ पेंशन बढ़ाने या न बढ़ाने की नहीं रह गई है। यह लड़ाई ईपीएफओ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और श्रम मंत्रालय के बीच की उस खींचतान में बदल गई है जहां दोनों यह साबित करने में लगे हैं कि असली बॉस कौन है। यह एक ऐसी जिद है, एक ऐसा अहंकार है जिसकी सजा सीधे तौर पर वह पेंशनर भुगत रहा है जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस देश के निर्माण में लगा दी और आज वह 1000-1500 रुपये में जीने को मजबूर है। आज हम उसी पावर क्लैश का पर्दाफाश करेंगे जो अब बंद कमरों से निकलकर पब्लिक डोमेन में लीक होने लगा है। यह टकराव अब तकनीकी नहीं बल्कि विशुद्ध रूप से राजनैतिक स्वरूप ले चुका है। सबसे पहले बात करते हैं उस टकराव की जिसने इस पूरे मामले को उलझा दिया है। एक तरफ है ईपीएफओ, जो खुद को एक स्वतंत्र संस्था यानी ऑटोनॉमस बॉडी कहता है। ईपीएफओ का तर्क है कि हम पेंशन फंड के संरक्षक हैं, हम इसे चलाते हैं और श्रम मंत्रालय हमें सीधे तौर पर कोई भी आदेश जारी नहीं कर सकता। उनका कहना है कि हमारी जवाबदेही सीधे हमारे ट्रस्टीज यानी सीबीटी के प्रति है। दूसरी तरफ है श्रम मंत्रालय, जो यह कहता है कि ईपीएफओ कोई अलग देश नहीं है। वह श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक संस्था है जिसकी स्थापना संसद के कानून से हुई है और मंत्रालय को यह पूरा अधिकार है कि वह जनहित में यानी पेंशनरों के हित में ईपीएफओ को आदेश दे। और इसी मैं बड़ा या तुम की लड़ाई में पेंशन वृद्धि की फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल पर धूल फांक रही है। इस पूरे ड्रामे का सबसे अहम सीन 13 अक्टूबर को हुई सीबीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग में देखने को मिला। हमारे सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग से पहले ही माहौल पूरी तरह तैयार था। मीटिंग से पहले कई ड्राफ्ट नोट सर्कुलेट किए गए थे। उन सभी ड्राफ्ट नोट्स में साफ साफ लिखा था कि ईपीएफओ को अपने पेंशन फंड की स्थिरता, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर गंभीरता से पुनर्विचार करना होगा और अगर पेंशन बढ़ानी है तो श्रम मंत्रालय को अतिरिक्त बजटीय सपोर्ट, एडिशनल बजटरी सपोर्ट देना होगा। यानी मीटिंग से पहले ही यह तय लग रहा था कि ईपीएफओ पैसे देने को तैयार नहीं है और वह गेंद सरकार यानी वित्त मंत्रालय के पाले में फेंकने वाला है। लेकिन जब यह मुद्दा मीटिंग में उठा तो माहौल में जो गर्मी आई उसकी तपिश सबने महसूस की। कई बोर्ड सदस्यों, खासकर कर्मचारी प्रतिनिधियों ने दो टूक कह दिया कि यह फंड की स्थिरता का मामला है ही नहीं। उन्होंने साफ कहा कि सरकार अगर चाहे तो पेंशन कल से ही बढ़ सकती है। बस यही वह लाइन थी जिसने इस टकराव को तकनीकी से राजनैतिक बना दिया। यह साफ हो गया कि अब लड़ाई आंकड़ों की नहीं बल्कि राजनैतिक इच्छा शक्ति की है। अब जरा इन दोनों संस्थाओं के तर्कों को समझिए, क्योंकि यहीं पर असली पावर प्ले छिपा है। ईपीएफओ का कहना है, हां, यह सच है कि हमारे पास कॉर्पस यानी विशाल फंड है, हमारे पास पर्याप्त कॉर्पस है, लेकिन इसके साथ वह एक लेकिन जोड़ देता है। ईपीएफओ कहता है, अगर हमने आपकी मांग, जो कि 7500 प्लस डीए है, को लागू कर दिया तो हमारी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी यानी दीर्घकालिक स्थिरता खतरे में पड़ जाएगी। हम इस कॉर्पस से लंबे समय तक यह बढ़ी हुई पेंशन नहीं दे पाएंगे। इसलिए अगर पेंशन बढ़ानी है तो इसका बजटीय प्रावधान करना जरूरी है। बजटीय प्रावधान का सीधा मतलब है कि सरकार अपनी जेब से यानी वित्त मंत्रालय हर साल अतिरिक्त पैसा दे। अब देखिए श्रम मंत्रालय का पक्ष। श्रम मंत्रालय कहता है, हम तो किसी भी तरह पेंशनरों के हित में फैसला लेना चाहते हैं, हम आपकी मांगों के साथ हैं। लेकिन वह भी एक लेकिन लगा देता है। श्रम मंत्रालय कहता है, इसके लिए जो फाइनेंशियल मॉडल है वह वित्त मंत्रालय को तय करना होगा। देखा आपने? ईपीएफओ कहता है वित्त मंत्रालय पैसा दे, श्रम मंत्रालय कहता है वित्त मंत्रालय फैसला करे। यानी दोनों ने मिलकर गेंद तीसरे खिलाड़ी यानी वित्त मंत्रालय के पाले में डाल दी है और यहीं से शुरू होती है असली पावर प्ले की कहानी। सूत्रों ने हमें जो बताया है वह और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। उसी सीबीटी मीटिंग में जब बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई तो एक बोर्ड मेंबर ने कथित तौर पर यह सुझाव दे डाला कि आप एक काम कीजिए, आप पेंशनरों से कह दीजिए कि सरकार आपके प्रति पूरी सहानुभूति
सिंपैथी तो रखती है, लेकिन हमारे पास बजट नहीं है। सोचिए, उन लाखों बुजुर्गों से यह कहने की बात हो रही थी कि हम हमदर्द हैं, पर मजबूर हैं। इतना सुनना था कि कर्मचारियों के जो प्रतिनिधि थे वे अपनी सीट से खड़े हो गए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, तो फिर यह मीटिंग किस लिए बुलाई गई है? जब आपको कोई नीति तय ही नहीं करनी है, जब आपको यही कहना है कि बजट नहीं है, तो फिर आप यह मीटिंग्स क्यों कर रहे हैं? मत बुलाइए हमें। और जब आप कोई नीति तय नहीं कर सकते, तो आप इन पेंशनरों को झूठी उम्मीद क्यों दे रहे हैं? उम्मीद देना भी बंद कर दीजिए। कहते हैं कि इस दो टूक बात के बाद मीटिंग रूम में कुछ देर के लिए गहरा सन्नाटा छा गया था। दोस्तों, यह सन्नाटा सिर्फ उस मीटिंग रूम में नहीं था। यही सन्नाटा आज देश के 78 लाख से ज्यादा पेंशनरों के घरों में गूंज रहा है। वे इंतजार कर रहे हैं कि उनके हक का फैसला कब होगा। अब जरा उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस पूरी बहस के केंद्र में हैं। ये आंकड़े हमारे नहीं हैं। ये खुद ईपीएफओ के आंकड़े हैं, जिन्हें इसी साल मार्च 2024 में संसद भवन में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्रीमती शोभा करंदलाजे जी ने पेश किया था। इन आंकड़ों के मुताबिक टोटल एक्टिव पेंशनर, कुल सक्रिय पेंशन भोगी, हैं 78.2 लाख, 88.2 लाख। एवरेज मंथली पेंशन, औसत मासिक पेंशन जो इन्हें मिलती है वह है महज 1,760 रुपये, 17,760। टोटल पेंशन आउटफ्लो, कुल वार्षिक पेंशन भुगतान, है लगभग 20,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष, 20,000 करोड़। और अब वह आंकड़ा जिस पर सारा विवाद है, यानी कॉर्पस फंड। संसद में दिए गए आंकड़े के मुताबिक ईपीएफओ के पास कुल कॉर्पस फंड है 24.75 लाख करोड़ रुपए, 24.5 लाख करोड़। जी हां, 24 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। अब यहीं पर आम आदमी का और उन पेंशनरों का सवाल खड़ा होता है कि जब आपके पास इतना बड़ा, इतना विशाल कॉर्पस है, तो फिर पेंशन बढ़ाने में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? जब पैसा है तो आप दे क्यों नहीं रहे? इसके लिए भी ईपीएफओ ने एक जवाब तैयार रखा है। ईपीएफओ का जवाब है कि यह जो कॉर्पस फंड है, यह कोई हमारे ऑफिस के लॉकर में नहीं रखा है। इस पूरे कॉर्पस को लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डाल दिया गया है। इसे बाजार में, बॉन्ड्स में और अन्य जगहों पर निवेश किया गया है। ईपीएफओ का डर यह है कि अगर हम इस कॉर्पस में से पैसा निकालते हैं तो यह एक इनबैलेंस यानी असंतुलन पैदा करेगा, जिससे भविष्य के पेंशनरों को दिक्कत हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इस फाइनेंस को समझते हैं, उनका कुछ और ही कहना है। एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि कॉर्पस फंड ही पेंशन की गारंटी होता है, न कि उस इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला रिटर्न। फंड का पहला काम पेंशन देना है, न कि सिर्फ मुनाफा कमाना। यहां यह सवाल उठता है कि क्या सरकार पैसा बचाने और पैसा कमाने के चक्कर में इंसानियत भूल गई है? क्या मिनिमम पेंशन को लेकर ईपीएफओ का जो यह डर है वह वाकई सही है, या फिर यह सिर्फ एक डिले टैक्टिस है, यानी मामले को जानबूझकर लटकाने की रणनीति? क्या यह मामला अगले साल तक, यानी अगले फाइनेंशियल ईयर तक जानबूझकर खींचा जा रहा है? हमारी तहकीकात और इनसाइडर लोगों का कहना है कि ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय के बीच यह पॉलिसी नोट को लेकर जो खींचतान है, यह कोई आज की नहीं है, यह महीनों से चल रही है। फाइलों में बाकायदा यह लिखकर भेजा जा रहा है कि ईपीएफओ एक आधिकारिक अथॉरिटी, ऑफिशियल अथॉरिटी है और मिनिस्ट्री यानी मंत्रालय उसे डायरेक्ट आदेश नहीं दे सकती। जबकि इसके जवाब में मिनिस्ट्री यह लिख रही है कि ईपीएफओ हमारे अंतर्गत काम करने वाली एक संस्था है और फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय को यह पूरा अधिकार है कि वह कोई भी डिसीजन ले, और वित्त मंत्रालय ईपीएफओ को डायरेक्ट ऑर्डर दे सकती है। अब आप देखिए, यह मुद्दा अब रिटायरमेंट पॉलिसी का रहा ही नहीं, यह मुद्दा पावर पोजीशन का बन गया है, यानी मेरी शक्ति ज्यादा या तुम्हारी। और इस जिद की लड़ाई में, इस अहंकार के टकराव में जो सबसे ज्यादा सफर कर रहा है, जो पिस रहा है, वह है हमारा पेंशनर। मामला इतना ही नहीं है। सूत्रों के अनुसार एक इंटरनल टेक्निकल रिपोर्ट भी पूरी तरह तैयार है। यह वही रिपोर्ट है जिसमें पेंशन वृद्धि को लेकर 3 अलग अलग सिनेरियो बनाए गए हैं। सिनेरियो 1, अगर पेंशन 7,500 रुपये आईसी 500 महीना की जाती है, जो कि पेंशनरों की मुख्य मांग है, तो ईपीएफओ को सालाना लगभग 15,000 करोड़ रुपए आरएस 15,000 करोड़ अतिरिक्त देने होंगे। सिनेरियो 2, अगर पेंशन 5,000 रुपये आर 5,000 महीना तय होती है, तो यह बर्डन यानी बोझ लगभग 10,000 करोड़ रुपए आरएस 10,000 करोड़ सालाना का रहेगा।
सिनेरियो 3, और अगर कोई बढ़ोत्तरी नो हाइक नहीं होती है तो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा और फंड अगले 10 सालों तक पूरी तरह सुरक्षित बना रहेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि यह रिपोर्ट जो बनकर तैयार है यह बजटरी प्रोसेस की रिपोर्ट बनेगी, यानी इसके आधार पर बजट मांगा जाएगा, या फिर यह पेंशन बढ़ाने का एक और बहाना बन जाएगी। क्या आपको नहीं लगता कि यह आंकड़े पेंशनरों के हक को रोकने का एक तरीका है, या फिर यह पेंशन हाइक को अगले फाइनेंशियल ईयर तक खींचने का एक बहाना मात्र है? पेंशनरों को डिले नहीं, जस्टिस चाहिए। उन्हें देरी नहीं, इंसाफ चाहिए। एक हाई लेवल अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा है कि पेंशन वृद्धि का फैसला अब डिपार्टमेंटल लेवल पर हो ही नहीं सकता। यह फैसला अब सीधे कैबिनेट स्तर पर ही हो पाएगा। श्रम मंत्रालय ने बहुत चतुराई से गेंद अब वित्त मंत्रालय के पाले में डाल दी है, क्योंकि ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय की यह जो आपसी खींचतान है यह बहुत लंबी खींच रही है। ईपीएफओ अपनी जिद पर अड़ा है कि हम आधिकारिक अथॉरिटी हैं, हमें श्रम मंत्रालय डायरेक्ट आदेश नहीं दे सकता, और श्रम मंत्रालय अपनी जिद पर है कि ईपीएफओ हमारे मातहत है और फाइनल फैसला मंत्रालय का ही होगा। और इस लड़ाई में उन्होंने रेफरी बना दिया है वित्त मंत्रालय को। लेकिन वित्त मंत्रालय का भी अपना एक स्टैंड है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि फंड तब मिलेगा जब लॉन्ग टर्म वायबिलिटी क्लियर हो, यानी आप ईपीएफओ पहले यह साफ करो कि जो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसकी वायबिलिटी यानी व्यवहार्यता क्या है। पहले आप अपना हिसाब किताब क्लियर करो, तब हम पैसे की बात करेंगे। और बस यहीं से शुरू हो गया है ईपीएफओ और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच एक नया मोड। कहने को तो ये सिर्फ अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, ये सिर्फ विभाग हैं, लेकिन इनके हर डिसीजन के पीछे, फाइलों पर चलने वाले हर पेन के पीछे किसी न किसी बुजुर्ग की उम्मीद छिपी है, किसी की दवा की पर्ची अटकी है, किसी के घर का चूल्हा अटका है। अब बात करते हैं कि जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, जो इस मामले के विश्लेषक हैं, वे क्या कहते हैं। रिटायरमेंट पॉलिसी एक्सपर्ट डॉक्टर एस मेहता साफ कहते हैं कि ईपीएफओ का जो यह डर है कि फंड खत्म हो जाएगा, यह डर सही नहीं है। यह डर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर सरकार अपनी पॉलिटिकल पावर यानी राजनैतिक इच्छा शक्ति दिखाए तो मिनिमम पेंशन को 7,500 रुपये करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यह पूरी तरह संभव है। एक पूर्व लेबर कमिश्नर, फॉर्मर लेबर कमिश्नर, ने तो यहां तक कहा कि अब यह पेंशन का जो इशू है यह आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का मामला बन गया है। और शायद यही वह लाइन है जिससे यह पूरा मामला समझ में आता है। ईपीएफओ कहता है सुरक्षा फंड की, मंत्रालय कहता है संतुलन बजट का, और पेंशनर कहता है इंसाफ जीवन का। आप क्या सोचते हैं? सरकार को पेंशनरों को एक इकोनॉमिक लोड, आर्थिक बोझ समझने से पहले उन्हें एक ह्यूमन लोड, मानवीय जिम्मेदारी समझना चाहिए। सरकार को यह समझना चाहिए कि हर बुजुर्ग का सम्मान यही असली विकास है। अगर आप अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता करते हैं, तो सबका विकास का असली मतलब यही माना जाता है। आइए अब उस तर्क की बात करते हैं जिसे सरकार और ईपीएफओ जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। मान लीजिए अगर ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय मिलकर पेंशन को 7,500 रुपये प्रतिमाह कर देते हैं तो आंकड़ों के मुताबिक बजट पर करीब 15,000 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ जाएगा। सरकार सिर्फ इस बोझ को देख रही है, लेकिन सरकार इसके दूसरे पहलू को क्यों नहीं देख रही? अगर आप लाखों परिवारों की पेंशन 1,700 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करते हैं तो इससे उन लाखों परिवारों की परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति भी तो बढ़ेगी। अभी जो पेंशनर सिर्फ दाल रोटी खरीद पा रहा है, पेंशन बढ़ने पर वह सब्जी भी खरीदेगा, फल भी खरीदेगा, अपने पोते पोती के लिए कपड़े भी खरीदेगा। जब वह यह सब खरीदेगा तो यह पैसा जाएगा कहाँ? यह पैसा वापस देश की इकोनॉमी में ही तो आएगा। जब लाखों लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो बाजार में खरीदारी बढ़ेगी। जब खरीदारी बढ़ेगी तो फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ेगा, और जब यह सब बढ़ेगा तो सरकार को टैक्स भी तो ज्यादा मिलेगा। जो पैसा सरकार आज बोझ समझकर दे रही है, वही पैसा कल टैक्स के रूप में सरकार की तिजोरी में वापस आ जाएगा। यानी जो आज शॉर्ट टर्म बर्डन, अल्पकालिक बोझ दिख रहा है, वह असल में देश के लिए एक लॉन्ग टर्म गेन, दीर्घकालिक लाभ है। तो सवाल यह है कि क्या सरकार इस शॉर्ट टर्म बर्डन के डर से इस लॉन्ग टर्म गेन को छोड़ देगी?
क्या यह इकोनॉमिक्स है या यह सिर्फ पॉलिटिक्स है? तो यह था हमारा विश्लेषण ईपीएफओ वर्सेस श्रम मंत्रालय की उस लड़ाई का, जो अपनी अपनी पावर पोजीशन के चक्कर में न सिर्फ पेंशनरों का वर्तमान बल्कि लॉन्ग टर्म में देश की इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारी खबर के मुताबिक कागजों में निर्णय लगभग तैयार है, आंकड़े तय हो चुके हैं, लेकिन दस्तखत अब भी रुके हुए हैं। अब देखना यह है कि आखिर कौन झुकेगा। ईपीएफओ का फाइनेंशियल लॉजिक झुकेगा या श्रम मंत्रालय का पॉलिटिकल कन्वर्शन, राजनैतिक दृढ़ विश्वास झुकेगा? आने वाली सीबीटी मीटिंग में यह देखना होगा कि श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ की यह खींचतान खत्म होती है या नहीं, पेंशन में वृद्धि होती है या नहीं। और अगर यह खींचतान इसी तरह चलती रही तो अब वक्त आ गया है कि वित्त मंत्रालय इस मामले में सख्त हस्तक्षेप करे, क्योंकि जब कॉर्पस है, जब फंड की कमी नहीं है, तो दो संस्थाओं के आपसी अहंकार की सजा देश के बुजुर्गों को नहीं मिलनी चाहिए। वित्त मंत्रालय को बीच में पड़ना ही चाहिए और मानवता के नाते उन श्रमिकों और पेंशनरों की तरफ देखना चाहिए। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। यह लड़ाई अभी और भी लंबी चल सकती है और इसमें कई और पेंच हैं। हम रोज वहां जा रहे हैं और जो भी जानकारी हमें मिल रही है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगली रिपोर्ट में हम इस खींचतान के कुछ और अंदरूनी पहलुओं का खुलासा करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।